ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। आज अपन पढ़ेंगे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड सभी पढ़े हैं अपने बीएड में। बहुत बहुत से टीचिंग मेथड होते हैं। टीचिंग मेथड मतलब वे तरीके जिससे पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अपन को तो पता है कि हर बच्चे की सोच अलग है, उसके समझने की क्षमता अलग है। ठीक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो विभिन्न सब्जेक्ट, विभिन्न बच्चों के हिसाब से टीचिंग मेथड भी अलग अलग होते हैं। आजकल के प्रगतिशील शिक्षा में आप देखेंगे तो टीचिंग मेथड या पूरा जो टीचिंग प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है, वो कैसे हो गई है? वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। तो आपको जैसे भी पढ़ाना है, बच्चों को केंद्र बिंदु मान के पढ़ाना है। मैं बार बार बोलता हूं, आज के जमाने में शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है ना। शिक्षा को खुद चल के बच्चों के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने यहां, है ना, टीचर सेंटर्ड अभी कम हो गया है। क्या चलता है? चाइल्ड सेंटर्ड, सिटी ज्यादा चलता है। ठीक है, तो अपन कुछ प्रमुख समस्या, प्रमुख टीचिंग मेथड को लिए हैं, है ना, जिसमें देखते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? समस्या समाधान विधि। ये पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए ना एक समस्या दे दी जाती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, और टीचर फैसिलिटर के नाते, सुविधा प्रदाता के नाते क्या करता है? बच्चे को एक हिंट देता है। हिंट देता है, और उस हिंट के द्वारा बच्चा क्या करता है? पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक हिंट दिया होता है। अब भैया, अपन बच्चों को समस्या तो दे दिए हैं, है ना, लेकिन उसके समाधान के लिए क्या करते हैं? एक हिंट देते हैं। क्या करते हैं? एक हिंट देते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई समस्या है। ठीक है, जैसे है ना, अब इसको ये अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए? बच्चे को दे दिए। ठीक है, अब बच्चे को एक समस्या दे दिए। अब बच्चा इसको समझ नहीं पा रहा है, या वो बना नहीं पा रहा है, तो हम एक हिंट देंगे कि आपको क्या पढ़ाया गया था? बोर्ड मास पढ़ाया गया था। बोर्ड मास पढ़ाया गया था। हाँ, तो बच्चा क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, मेरे को समझ में आ गया। उसको ये बताएंगे कि ये परेशानी है, और इस परेशानी को सॉल्व करने का रास्ता ये है। बच्चा रास्ते में खुद चलेगा, प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगा। आपको केवल एक क्या देना है? हिंट देना है। ठीक है, केवल एक हिंट देना है ना। अब जैसे साइंस का कुछ अपन मॉडल बनाते हैं या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मान लो पूछ रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन कैसे बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बनता है। ठीक है, तो बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की विधि बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की विधि में क्या होता है? क्या होता है भाई? फोटोसिंथेटिक बोलते हैं क्या? पढ़े कि नहीं प्रकाश संश्लेषण? और प्रकाश संश्लेषण पढ़े बिना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पास कैसे हो गए? क्या होता है? हाँ, बचपन में एक ही रटा रुटाया फॉर्मूला होता था इसका। क्या? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में यही बोलते थे। ठीक है, अब बच्चों को पूछेंगे भाई ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन कौन देता है आपको? पेड़ पौधे देते हैं। कैसे देते हैं? हाँ, पानी का भी यूज करते हैं पौधे, है ना। वो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो H2O में उसी O को तोड़ के वो किस में बदल देते हैं? ऑक्सीजन में। ठीक है, बिना पानी के जी पाएगा क्या पेड़? कर पाएगा प्रकाश संश्लेषण? तो वो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो पानी से ही लिया हुआ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो भैया अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो उसको एक हिंट दे दिए, प्रकाश संश्लेषण आता है। हाँ, तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसको मान लो भार वजन पढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, तो उसको नॉर्मल उसके फॉर्मूले दे देंगे। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे को बोला गया कि इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, इसका
क्षेत्रफल निकालो, है ना। इसकी ऊंचाई है 5 और चौड़ाई है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालो। बच्चे को समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम दे दिए तो एक हिंट क्या देंगे उसको कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बच्चा क्या करेगा, उसमें उसको फीड करेगा। ठीक है, ऐसे होता है समस्या समाधान। मतलब ये नहीं कि दे दिए और बच्चे को अकेले छोड़ दिए, वो जूझे जा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, सुविधादाता के नाते एक उसको हिंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये तो पढ़ लिए। स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट स्वयं खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में क्या कर देते हैं, एक हिंट देते हैं। इसके कुछ स्टेप होते हैं, ये पहले भी पढ़ लिए हैं लेकिन बता देता हूं। सबसे पहले समस्या को चुनना, सबसे पहले समस्या को चुनना। समस्या थी एक आयत का क्या लिखा लो, क्षेत्रफल। ठीक है, जिसकी लंबाई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, सॉरी जिसकी चौड़ाई है कितनी, ये लंबाई होगा चौड़ाई हो, लंबाई होगा ऐसा वाला, और ऊपर वाला चौड़ाई होगा। ठीक है, तो जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई है कितना, 5 ही ले लो, चलो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक समस्या को चुन लिए कि आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। समस्या हो गई। अब समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। क्षेत्रफल निकालना है समस्या, पहली इंफॉर्मेशन किसका, आयत का। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या, लंबाई चौड़ाई दिया है। समाधान की, ये हो गया, ये हो गया। समाधान की योजना बनाना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के, समाधान की योजना क्या है, फॉर्मूला लगाना। ठीक है, सभी समाधानों का मूल्यांकन करना। अपने पास इसके एक ही समाधान है, क्या, फॉर्मूला लगाना। ठीक है, एक समाधान को चुनना और इंप्लीमेंटेशन करना। अब फॉर्मूले को लगाएंगे, क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई लगा दिए। क्या हुआ, रिजल्ट आया, क्षेत्रफल कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, रिजल्ट आ गया। उसके बाद समस्या को पुनर्प्रभाषित, रीडिफाइन करना और उन पर पुनर्विचार करना। देखना है, रीचेकिंग करना है क्या ये सही है। 50 की जगह अपन 60 तो नहीं ले लिए हैं, लंबाई की जगह चौड़ाई तो नहीं ले लिए हैं, आयत का ही निकाल रहे हैं कि वर्ग का निकाल लिए। वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, चेक करना। तो इस हिसाब से क्या होता है, समस्या दिया जाता है और समस्या का समाधान दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया समस्या समाधान विधि। ठीक है, इसके जनक कौन है, विलियम किलपैट्रिक, है ना। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, विलियम किलपैट्रिक। और मैथ्स में पूछता है तो मैथ्स वालों का किसका है, जॉर्ज पोलियो है। ठीक है, विलियम किलपैट्रिक ने समस्या समाधान, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, ये हो गया इसके स्टेप। इसके कुछ बातें हैं। किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, अनुक्रिया समुच्चय क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स सेट। ये पढ़ चुके हैं, रिस्पॉन्स सेट। विलियम किलपैट्रिक, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। मैथ्स में पेडागोजी में आपका जॉर्ज पोलियो। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना था, अपने को आयत का क्षेत्रफल निकालना था, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब बच्चे को सबसे पहले दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई गुणित चौड़ाई निकालना है। यहां किसकी बात कर रहा है, रिस्पॉन्स सेट की। रिस्पॉन्स सेट मतलब क्या, कहीं पर आके अटक जाना और बार बार प्रयास करते रहना। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल रिस्पॉन्स सेट का क्या, आपको बैंक ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी आया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ओटीपी डाल नहीं पा रहे हो या बार बार गलत डाल रहे हो, बार बार गलत डाल रहे हो, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं ना, होगी क्या, क्या लिखा है, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत, रिप्रेजेंट करने पर अटक जाना, क्या करना, अटक जाना, अनुक्रिया समुच्चय क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स सेट। आप एक लेवल में जाके, अब मान लो आप वीडियो गेम खेलते हो, जो भी गेम खेलते हो, जैसे आप क्या खेलते हो, आपका अधिकतर क्या चलता है, वो
कैंडी क्रश सेगा चलता है ना, सभी वही खेलते हैं। तो आप एक लेवल पे जाके बार बार अटक जा रहे हो, वो लेवल पार नहीं हो रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। या तो लाइफ खत्म हो जा रही है या टाइम आउट हो जा रहा है, ठीक है। और एक ही जगह बार बार उसी जगह अटक जाना और प्रयास कर, उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स सेट कहलाता है। आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, उसको सॉल्व करने के लिए बार बार मेहनत कर रहे हो ना, तो यही क्या होता है, रिस्पॉन्स सेट कहलाता है। अब बच्चे को दे दिए लंबाई गुणी चौड़ाई, अब वो क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं पा रहा है, वो गुणा में यहां तक फॉर्मूले में फिट तो कर ले रहा है, लेकिन उसको पहाड़ा नहीं आता और वो क्या करता है, बार बार अटक जा रहा है। कभी यहां कुछ लिख रहा है, कभी यहां कुछ लिख रहा है, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। तो बार बार गलती करना ही को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स सेट। ठीक है, उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं के लिए रिस्पॉन्स सेट में कमी करना और अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि बहुत सारे हमारे चैप्टर इसमें से बहुत सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। चिंतन कितने टाइप के होते हैं भाई, चिंतन होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। हाँ, अभिसारी एक चिंतन, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। ठीक है, अभिसारी सब तरफ से घूम के कहां आएगा, केंद्र में, और अपसारी केंद्र से निकल के क्या जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अगर कोई बच्चा अभिसारी चिंतन में है तो वो इंटेलिजेंट है, अगर कोई बच्चा अपसारी चिंतन में है तो क्या है, हाँ क्रिएटिव है वो। ठीक है, अगर किसी चीज का एक ही हल निकलता है तो वो है अभिसारी चिंतन, और अगर किसी चीज के बहुत सारे हल निकलते हैं समस्या के तो वो किस में आएगा, अपसारी। अपसारी बाहर की ओर सोचता है, नित नया करने की सोचेगा, कुछ नया खोज के लाएगा, और अभिसारी एक परफेक्ट खोजेगा। ठीक है ना। आपकी जब वैक्सीन बनती है ना तो वहां क्या कौन सी चिंतन लगेगी, अभिसारी, क्योंकि एक परफेक्ट वैक्सीन बनाना है ना, बहुत सारी वैक्सीन नहीं बनाना है, एक परफेक्ट जो सब चीज को क्या करे, ठीक करे। अब वहां अभिसारी में जाओ, अपसारी में जाओगे ना तो आदमी नहीं पड़ जाएगा, वो वैक्सीन किसी को काम करेगा किसी को नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वैक्सीन का ट्रायल होता है ना बहुत लंबे समय तक। ठीक, तो 2 टाइप के चिंतन होते हैं, अभिसारी और अपसारी। अब आदमी वही वही गलती बार 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 कर रहा है, तो अब उसमें कौन सा चिंतन लगाएगा वो, हाँ अभिसारी तो लगा रहा है तभी तो गलती कर रहा है भाई। आप क्या कर रहे हो, आप बार बार एक ही जगह अटक जा रहे हो, आप एक ही तरीके से सोच रहे हो उसको, इसीलिए तो उस गलती से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप एक ही तरीके से सोच रहे हो इसीलिए तो उस गलती से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको उस गलती से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको केवल एक रास्ते में चल के लक्ष्य को पाना है तो वो है अभिसारी, केंद्र की ओर। और जब आपको बहुत से रास्ते में चलते हुए बहुत से रास्ते में बढ़ जाना है तो वो क्या होगा, अपसारी, बहुत सी सोल्यूशन होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए रिस्पॉन्स सेट बार बार एक ही चीज में वो क्या कर रहा है, अटक जा रहा है, क्या कर रहा है, अटक जा रहा है। तो उसको क्या करना है, रिस्पॉन्स सेट में कमी लाना है। रिस्पॉन्स सेट में कमी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जितना वो कर रहा है उतना गलत हो रहा है। ठीक है, तो गलती को कम करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्स करना कम करना पड़ेगा। और कौन सा चिंतन रखना पड़ेगा, अपसारी चिंतन, ताकि कुछ दूसरा रास्ता निकले। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके पीछे की तरफ चलकर सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है वह पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी कहलाती है। इसे बता दिया हूं ये भी। अब आप लक्ष्य की ओर पहुंचने वाले हो, लेकिन वापस एक बार पूरा चेक करते हुए फिर जाके लक्ष्य की ओर पहुंचते हो ताकि कोई गलती ना हो, उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। अब आप पूरा पढ़ लिए हो, आपको जाके एग्जाम दिलाना है, लेकिन आप 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हो, तो आप क्या करते हो, एग्जाम सेंटर से पहले रिवीजन करते हो, है ना, लक्ष्य में पहुंचने से पहले एक बार पूरा अपना चेक करते हुए आगे बढ़ते हो। यही है क्या, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगमन विधि, है ना। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक किसको माने जाते हैं? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंडक्टिव मेथड, इस विधि में सीधे अनुभव, एक्सपीरियंस, उदाहरणों, एग्जाम्पलों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या आएगा? पहले उदाहरण आएगा। ठीक है, बच्चों को पहले समस्या नहीं दिया जाएगा, पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा बच्चों को, है ना। ए फॉर एप्पल पढ़ाने से पहले उनको ए फॉर एप्पल दिखाया जाएगा, लाल लाल एप्पल दिखाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। ऐसा पढ़ाने का मेथड जिसमें पहले क्या आता है? उदाहरण आता है, ताकि बच्चे देख सके। अगर उदाहरण आएगा पहले तो क्या होगा? उदाहरण पहले आएगा तो बच्चे पूरे फॉर्मेट को समझ पाएंगे, बच्चे पूरे फॉर्मेट को समझ पाएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे अपन यहां तक पहुंचे हैं। और पहले ही आप रिजल्ट दिखा दोगे तो उसके बाद वो उदाहरण नहीं समझ पाएगा, क्यों? उसको पता ही नहीं है कहां से। अब आपको रंगोली बनाने सिखाना है ना। अब आपको रंगोली बनाना सिखाना है और एक फूल बनाना है। ठीक है, एक फूल बनाना है। अब ये लो, सीख लो, इसको सीख लो। सीखो, क्या हो, सीख गए हैं? अब आपको अगर रंगोली बनाने सिखाना है तो सबसे पहले क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भैया एक गोला बना लो, पहले करके दिखाऊंगा ना एक एक चीज। एक गोला बना लो, उसके बाद पत्तियां बनाओ। ठीक है, ठीक है। अब आप 4 बार प्रैक्टिस किए, गोला फिर पत्ती फिर गोला फिर पत्ती। अब अगली क्लास में मैं क्या बोलूंगा? चलो एक ऐसे लंबा लाइन खींचो और इसका तना बना लो। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर इसमें 2 ठोक पत्ती बना दो। ठीक है, फिर नीचे गमला बना दो। आपको उदाहरण दे दे के धीरे धीरे समझा रहे हैं कि पूरा एक ही बार में रख दिए। आगमन विधि सरल इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा डेमो दे दे के सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये होता कैसे है, उदाहरण मिलेगा कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेरिमेंट की उस प्रोसेस को करना कैसे है। आप साइंस में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए सिर्फ क्या क्लास में ही बताया जाता था कि लैब में ले जाया गया ना? करके देखे। अभी आपको कोई बोल देगा, है ना, मैं नियम बता देता हूं, सीधी सी बात। ये जो सफेद प्रकाश है ये 7 कलर के रंगों से विग्योर से मिलकर बना है। हो गया, कहानी खत्म, नियम बता दिया। ठीक है, नियम बता दिया, हो गया, सीख गए ना? समझ में आ गया ना कि ये सफेद प्रकाश 7 प्रकाश से मिलकर बना है? बस समझ आ गया ना? ठीक है, और इसी को मैं ले जाके अगर आपको बोलूंगा कि ये जो प्रकाश देख रहे हो ये 7 रंग से मिलकर बना है, आप बोलोगे नहीं सर ये तो व्हाइट है, ये कैसे 7 रंग से बना है? तो फिर प्रिज्म वाला अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? प्रैक्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्सन। क्या? हाँ, विभाजित होता है ना, वर्ण विक्षेपण। इधर से सफेद प्रकाश जाएगा और प्रिज्म से होकर क्या बन जाएगा? 7 अलग अलग प्रकाश बन जाएगा। तो आपको उदाहरण देके समझाया। अब उसके बाद जब आप देख रहे हो कि वो सफेद प्रकाश 7 अलग अलग प्रकाश में बन रहा है ना, तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई यही 7 प्रकाश मिलके क्या प्रकाश बना है? सफेद प्रकाश बना है। आप उदाहरण से नियम की ओर चले। इसमें हम उदाहरण से जाते हैं और नियम को बनाते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण से जाते हैं और नियम को बनाते हैं। पहले इसमें उदाहरण दिया जाएगा, पहले आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, पहले आपको दिखाया जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, तब इसके बाद आप खुद करके क्या बनाओगे? नियम बनाओगे। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, इसीलिए इसको क्या बोले हैं? करके सीखने की विधि बोले हैं, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इस विधि में एक्सपीरियंस, उदाहरण, एग्जाम्पल, प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि किससे? छात्र केंद्रित है, जो विद्यार्थियों को कर कर सीखने पर बल देती है। आगमन विधि पहले आएगा उदाहरण, ठीक है,
निगमन विधि, पहले निकलेगा क्या, नियम। ठीक है, आ से आपका आएगा क्या, आएगा उदाहरण, निगमन में क्या निकलेगा, नियम निकलेगा। पहले, पहले, इसमें पहले उदाहरण, उसमें पहले नियम। इसमें देख लेते हैं, इस विधि को करते हुए उदाहरण से नियम की ओर, पहले आपको क्या बताया जाएगा, उदाहरण। ठीक है, आपको दिखाया जाएगा कि भाई ये चीज ऐसे होती है और इसका रिजल्ट ये आता है ना। अब कोई कुछ बोलेगा, जैसे हम लोग अधिकतर जो अपने करीबी हैं उसको हम लोग किस में ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग निगमन विधि पे ट्रीट करते हैं, है ना। नहीं पता, आप लोग क्या है ना, चीजों को रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते हो। क्यों भैया, पहले जो अपने करीबी है उसको हम लोग निगमन विधि से ट्रीट करते हैं। भाई ऐसा हो जाएगा मत कर, ऐसा हो जाएगा मत कर, ठीक है, छोड़ दे, फेल हो जाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में। खूब समझाते हैं, पर वो तो बच्चा है, वो क्या है, करके सीखना चाहता है। लास्ट में क्या बोलते हैं, भाई तेरे को जो सही लग रहा है तू कर ले। अब अपन जैसे ही बोले शुरू में कि भाई ऐसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इज्जत चले जाएगी, मत कर, ये गलत काम है, तो ये क्या है, पहले ही आपको रिजल्ट बता दे रहे हो ना, उसको निगमन विधि बता दे रहे हो, पहले ही रिजल्ट। अब वो जब नहीं मानता तो क्या बोलते हैं, जा करके देख ले। अब वो करके देखेगा, उदाहरणों से सीखेगा, तो किस में चले गया, आगमन विधि में। ठीक है, तो क्या होता है, जो खुद की गलती से सीखे ना वो समझदार होता है ना। जो दूसरों की गलती से सीख जाता है वो होशियार होता है। और जो दूसरों की गलती से भी ऊपर लोगों को देख देख के सीख जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो बुद्धिजीवी होता है। ठीक है, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप हर चीज करके सीख लो। तो भैया कुछ ना कुछ अगर कोई सही बात बोल रहा है ना तो उसको मान लेना चाहिए, बशर्ते आदमी सही हो, है ना, वो बताने वाला आदमी सही हो। ठीक है, अब आप हर चीज बोलोगे करके सीखूंगा, तो जिंदगी में बहुत चीज है करने के लिए। जब तुमको बोला जा रहा है कि वहां पे करंट है तो मान लो कि वहां करंट है, अब छू के देखोगे तभी पता चलेगा क्या करंट है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जब गुरुजी बोलते हैं कि भैया पढ़ लो नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, तो मान लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं देखता हूं सर हालत कितनी खराब होती है। ठीक है, जो अपने करीब होते हैं उसको आदमी समय बचाने के लिए क्या बोलता है, निगमन विधि का प्रयोग करता है। भाई मैं डूबा हूं, तू मत डूब। और जो फिर जब करीबी मानता नहीं है, जब अपन उसको दूर की समझने लगते तो उसको आगमन विधि में डाल देते। भाई तेरे को जो सही लगता है कर ले भाई, मैं एडवाइस नहीं दे सकता, बाद में मेरे को मत बोलना। होता है कि नहीं, तो यही है। चलिए, इसमें उदाहरण से नियम की ओर पहले सिखाया जाएगा, देन बोला जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। पहले ही नहीं बताया जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, मैथ्स में पढ़ते ना, किसमें प्रमेय में तो पढ़ते क्या, इति सिद्धम, ऐसा कुछ कुछ पढ़ते थे। अब हम तो भाई कॉमर्स वाले थे तो पहले ही भाग गए मैथ से, हम तो 2 और 2 करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज करते थे। स्थूल माक्रो से सूक्ष्म माइक्रो की ओर जाएगा। स्थूल मतलब कोई भी चीज बड़े रूप में देखना, उसके अंदर के टेक्निकल चीजों को नहीं देखना। और सूक्ष्म मतलब टेक्निकल चीजों को देखना। ठीक है, अब आपको मान लो, है ना, एक छोटा बच्चा बोलता है मम्मी मेरे को डोसा खाना है, आप उसको ले गए रेस्टोरेंट में, आप उसको डोसा खिलाइए और वो खा रहा है, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। लेकिन अगर आपको डोसा खाना होगा तो आप ये देखोगे ये टेस्टी है कि नहीं, ये रवा डोसा है कि कौन सा डोसा है, इसका सांभर चटनी सही है या नहीं है। तो बच्चा किसी भी चीज को क्या देखता है, बड़े रूप में देखता है, टेक्निकली की नहीं देखता उसको। वो जो दिख रहा है ना वो उसी को, बच्चे को पेड़ मतलब पेड़, अब वो चाहे बेशरम का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे जामुन का हो, चाहे आम का हो। ठीक है, चिड़िया मतलब चिड़िया, चाहे कबूतर हो, चाहे मैना हो, चाहे तोता हो, चाहे पड़की हो। गाड़ी मतलब गाड़ी। वो क्या देखता है, बड़े रूप में देखता है। और आप क्या, अगर जाओगे तो तोता अलग है आपके लिए, मैना अलग है ना, पड़की अलग है, कबूतर अलग है।
आप उसको सूक्ष्म रूप में कैटेगराइज कर रहे हो, तो क्या करता है ये, पहले चीजों को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है, देन उसके नियम पे पहुंचता है। तो ये कहां से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। विशिष्ट से, अब आपको एक प्रॉब्लम दिया गया और उसको आपको आगमन विधि से सॉल्व करना है, तो उसके उदाहरण दिए गए। अब वो प्रॉब्लम क्या है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो स्पेशल है। जब वो सॉल्व हो जाएगा और नियम में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक सामान्यकरण कर दोगे आप उसका। ठीक है, ज्ञात से पहले ही उदाहरण दे दिए, तो आपको क्या हो गया, पता चल गया ना। भाई आपको क्या करना है वो बता दिए ना, पता चल गया ना। फिर किस में जाओगे, नियम में। तब ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सोच सेम वही जो पहले दिख रहा है वो नहीं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये याद रखना भैया, ठीक है। चलिए, आगमन विधि समझ में आ गया। सेम इसी का उल्टा क्या, निगमन विधि। इसमें आपको पहले क्या कर दिया जाएगा, नियम बता दिया जाएगा। ठीक है, नियम बता दिया जाएगा, है ना। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आगमन विधि होगा तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, उदाहरण देंगे। अगर आगमन विधि होगा तो इसको क्या करेंगे, उदाहरण देके समझाएंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, सॉरी, ये हो गया ना, दो, हाँ ठीक तो है, ये कट गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हाँ, गुणा करेंगे, गुड, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस, माइनस पहले होता है, प्लस सबसे लास्ट में होता है, तो आंसर क्या हुआ, 4 आया, फॉर एग्जाम्पल। अब यहां से मैं बोला क्या किया, मैं बॉड मास का रूल लगाया, पहले ब्रैकेट हटाया, है ना। पहले क्या किया, ब्रैकेट हटाया, है ना। फिर हाँ, डिवाइड किया, ठीक, माइनस किया, मल्टीप्लीकेशन, फिर हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। अब ये रूल बताया, इससे निकाला इस रूल को, ठीक है, समझने के लिए इससे निकाला इस रूल को, तो ये क्या हो गया, आगमन विधि। अब सेम यही क्वेश्चन देके मैं डायरेक्ट इसको बता देता और आप सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाता, निगमन विधि। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सेम उसका उल्टा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से, आपको क्वेश्चन पता नहीं था कैसे सॉल्व हो गया, अज्ञात सॉल्व किए क्या हो गया, ज्ञात, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, पहली क्या थी, समस्या समाधान विधि ना। हाँ, प्रोजेक्ट विधि का विलियम किलपैट्रिक है, सॉरी ये गलत हो गया था। प्रोजेक्ट विधि का कौन है, विलियम किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि के संस्थापक, खूब बताने वाले कौन है, विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि कर लो उसको, विलियम किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि के। ठीक है।
ठीक, क्या? प्रोजेक्ट विधि। इसके कौन है? विलियम किलपैट्रिक। ठीक है, यह विधि अनुभव पर केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से क्या करता है? कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। इसमें बच्चा जो करेगा खुद करेगा, उसको प्रोजेक्ट के रूप में काम दे दिया जाएगा। आपको प्रोजेक्ट बनाने दिया जाता था, आप घर से बना के लाते थे, ठीक है? तो सेम वैसे ही मान लो, इस विधि क्या है? अनुभव केंद्रित। बच्चे का जो पुराना ज्ञान है ना, उसके आधार पर बच्चा क्या करेगा? काम करेगा और समस्या का समाधान खुद करेगा, है ना? किसके आधार पर? अपने विचारों के आधार पर। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करती। जो आपको आता है वही आप करोगे, जितना आपका समझ उतना आपका काम। प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक ने बताया। इस विधि में, ये गलत टाइप हो गया, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए क्या सिखाई जाती है? भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा सहायता नहीं करता, बल्कि विद्यार्थी सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सीख लेता है प्रोजेक्ट विधि में। ठीक है, नहीं समझ आया? इसमें बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। किसके आधार पर? अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। हाँ, वो अपने अनुसार ही सीखेगा। हाँ, बना, हाँ। अभी भी बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चों को, क्लास 1 2 के बच्चे को मस्त छोटा छोटा सरल सरल प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे क्या करते हैं वो खुद से बना बना ले इस टाइप का। ठीक है, कभी कुछ बना के लाओ, कभी बोल देंगे कि 2 4 टाइप के पत्ते चिपका के लाओ, कभी प्रोजेक्ट कर देंगे कि 2 वाइल्ड एनिमल और 2 पेट एनिमल का फोटो चिपका के लाओ, जो उनको समझ में आता है। भाषा के संबंध में आपको बताता हूं। भाषा 2 तरीके से सीखी जाती है, एक होती है अर्जित और एक होती है अधिगम। भाषा अर्जन, इसको भाषा अर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भाषा अधिगम बोल सकते हैं। भाषा अधिगम, ठीक। ये पढ़ेंगे अभी, भाषा वैज्ञानिक जब चौमोस्की और वो सब पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे। भाषा अर्जन, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अर्जन का मतलब इकट्ठा करना, अर्जित कर लेना, पा लेना, है ना? पा लेना। ठीक है, पा लेना मतलब ले आना, गोद में उठाना नहीं, सीख जाना। आदमी अपनी मातृभाषा का अधिगम नहीं करता है, क्या करता है? अर्जन करता है। मातृभाषा का क्या करता है? अर्जन करता है। कैसे? प्राकृतिक वातावरण में। कैसे? बिना व्याकरण के, बिना व्याकरण के। ठीक है, इसको बोलते भाषा अर्जन। ये कैसे करते हो? जो आपके घर में बोल रहा है वही आप सुन सुन के क्या करते हो? सीख जाते। आपकी मम्मी आपको ग्रामर सिखाई है क्या आपकी मातृभाषा का? है? अगर होता तो फिर मम्मी गाली कैसे दे पाती हमको? क्योंकि व्याकरण में तो गाली के लिए कुछ है ही नहीं, है ना? आप तो गाली देना भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो वो भाषा जो हम अपने घर वालों से सीखते हैं, प्राकृतिक तौर पे, बोल चाल के, देख के, सुन के, बिना व्याकरण के, बिना नियम के सीखते हैं, वो हमारी क्या होती है? मातृभाषा। इसी को बोलते हैं भाषा का अर्जन। और जब हम भाषा को नियम से, कैसे? नियम से, व्याकरण के साथ सीखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा का अधिगम। समझ में आया? ये पूछा जाता है। ठीक है, भाषा का अर्जन मतलब आप बिना व्याकरण के सीख रहे हो, बोल बोल के, सुन सुन के सीख रहे हो, बिना नियम कानून के, वो है भाषा का अर्जन। और जबकि भाषा का अधिगम क्या है? व्याकरण के नियमों से को बता के जब भाषा सिखाई जाती है तो वो भाषा का क्या हो जाता है? अधिगम।
ठीक है, ये दो समझ में आ गया। इसका बाद में देखेंगे जब भाषा का पढ़ेंगे। ठीक, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए क्या सिखाई जाती है? भाषा। क्यों? क्योंकि बालक कैसे सीख रहा है? अपने विचार और अपने अनुभव से। ठीक है, उसके बाद इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, ठीक है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए, ठीक, अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब आपको अगर कोई दूसरा भाषा सीखना है तो आप कैसे सीखोगे? अनुभव से सीखोगे, अपने अपनी क्षमता से सीखोगे। उसमें आपकी मातृभाषा कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी। और वो कैसे सीखोगे? जो वो भाषा का आदमी है उससे बोल बोल के। ठीक है, आपके चमोस्की ने क्या बताया था? SLA, सेकंड लर्निंग एक्यूरेशन, क्या बोलते हैं अर्जन? हाँ, एक्यूजेशन, हाँ, सेकंड लर्निंग एक्यूजेशन। ठीक है, मतलब पहली भाषा जो आपकी मातृभाषा है वो तो आप घर में सीख लिए, और जाहिर सी बात है आपकी घर में मातृभाषा एक ही होगी, वो तो सीख लिए, बिना व्याकरण के सीख लिए। वो बोलते हैं आप दूसरी भाषा भी बिना व्याकरण के सीख सकते हो, जिसमें आपकी मातृभाषा का कोई भी सहयोग नहीं रहेगा। कैसे? आप लोग बोलते हो छत्तीसगढ़िया, ठीक है, अब आपके घर में बोल रहे छत्तीसगढ़िया, बच्चा आपके यहाँ छत्तीसगढ़िया सीख गया। ठीक, अब छत्तीसगढ़िया सीख गया, बच्चा आपका गर्मी छुट्टी में, है ना, 2 महीने कहा महाराष्ट्र में रह के आया। अब महाराष्ट्र में कौन रहते हैं? उसके चाचा चाची रहते हैं। अब उन लोग बोलते हैं क्या? मराठी बोलते हैं। तो 2 महीने में कुछ ना कुछ मराठी का भी वो सीख के आ ही जाएगा। तो दूसरी भाषा भी सीख गया बिना किसी व्याकरण के और बिना उसके मातृभाषा के सपोर्ट के। यही चीज बताया गया है, सेकंड लर्निंग एक्यूजेशन। ठीक है, तो ये कौन सी विधि में? निगमन विधि नहीं जी, ये गलत टाइप हो गया, प्रोजेक्ट मेथड में। दूसरी भाषा सहायता नहीं, दूसरी भाषा सीखने में आपकी मातृभाषा इसमें सहायता नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे आपके आस पड़ोस में जिस भाषा के लोग रहते हैं, बच्चों को वो भाषा थोड़ी बहुत आती ही है, क्योंकि बच्चे उनके यहाँ भी खेलने जाते हैं, है ना। अब हमारे मामा का रेलवे में जॉब था साउथ में, ठीक है, तो उनकी लड़की को छत्तीसगढ़िया तो यहाँ से आ ही गया। अब वो साउथ में गई तो वहाँ का भाषा भी सीख गई, और वहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश की भी भाषा उसको आती थी, तो भैया वो सीखी 2-3 भाषा। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि से। चलिए आगे देखते हैं, विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि को समस्या के छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। सरल सा उदाहरण, है ना। अब आपको छोटे छोटे भागों में बांटकर समस्या का हल किया जाता है। अब आप बच्चे को कोई समस्या देते हो, क्या समस्या दोगे? चलिए, अगर आपको बनाना है क्या, पनीर बटर मसाला बनाना है, आपको सब्जी बनानी है, मेहमान आने वाले हैं, है ना, ये एक समस्या है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, समय भी कम है। तो सबसे पहले समस्या है कि पनीर बटर मसाला बनाना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? पनीर चाहिए, बटर चाहिए, और उसके मसाले चाहिए। तो आप क्या बोलोगे छोटे भाई को? ये ले पैसा। पहली समस्या, अपने को क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहली समस्या तोड़ दिए कि पहले क्या मंगाएंगे? इंग्रेडिएंट्स मंगाएंगे। आप भाई को पैसा देके या खुद पैसा लेके सबसे पहले कहाँ जाते हो? बाजार, और उसके पूरे एलिमेंट्स ले आते हो। समस्या को तोड़े ना, पनीर बटर मसाला को तोड़े, पहले सामान तो आ जाए तब बनेगा, तो सामान ला लिए। अब दूसरा क्या है? बनाना है। बनाना है तो उसको रेडी करेंगे अपन, जिसको बोलते हैं ना सब्जी सुधारना। आप पनीर को काट लोगे, दुनियादारी जो भी है उसको पूरा रेडी करोगे। अब किचन में क्या करोगे? ठीक है, एक एक स्टेप फॉलो करते 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 क्या करोगे? बनाएंगे कि पनीर बटर और मसाला को एक साथ डाल दिए और हो गया।
होगा ऐसा क्या? बड़ी समस्या को तोड़ तोड़ के सॉल्व करना क्या कहलाता है? विश्लेषण। एक एक चीज का विश्लेषण करना, ठीक है, देखना कि भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड, सिंथेसिस मेथड। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही क्या होता है? संश्लेषण कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल। विश्लेषण विधि में क्या किए? पनीर बटर मसाला को तोड़ दिए। अब तोड़ दिए, है ना, तोड़ दिए, उसके बाद पहले क्या लाए? पूरा उसका इंग्रेडिएंट्स लाए, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बनाए। तो भैया इसमें एक काम पूरा होने के बाद ही तो दूसरा काम चालू होगा। बिना पनीर बटर और मसाला लाए बन सकता है क्या? नहीं। एक काम पूरा हो गया, उसको तोड़े, तोड़ने के विश्लेषण के बाद ही क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, आप उसको तोड़े हो और तोड़ के क्या करते हो? एक एक स्टेप फॉलो करते करते समस्या को पूरा सॉल्व कर लेते हो। वही क्या है? पूरे समस्या को सॉल्व कर लेना ही संश्लेषण है। तोड़ना विश्लेषण है, उसको जोड़ते हुए सॉल्व करना संश्लेषण है। इसमें एक चीज दूसरे पर निर्भर होती है। डॉक्टर करता है ना ऐसी इलाज, पहले क्या करता है? विश्लेषण करता है, डायग्नोज करता है कि आपको प्रॉब्लम है क्या। आपको बुखार भी है, आपका हड्डी भी टूटा है, आपको लूज मोशन भी हो रहा है, तो सबका इलाज एक साथ नहीं होगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? बुखार उतारा जाएगा, देन आपका पेट ठीक किया जाएगा, बाद में देखेंगे हड्डी को। पहले विश्लेषण किया ना, किसको पहले करना है? विश्लेषण है। फिर सबको करते करते प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या है? संश्लेषण है। कभी गए हो मल्टीपल प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास? नहीं गए? भगवान करे नौबत भी ना आए। तो भैया डॉक्टर भी सबका इलाज एक साथ नहीं करते हैं, है ना, सबका इलाज एक साथ नहीं करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? फॉलो करता है। जो ज्यादा जरूरी होगा वही सबसे पहले इलाज होगा। सबसे पहली बात, अगर किसी आदमी को ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या चेक करता है? सबसे पहले बीपी और शुगर। करना ऑपरेशन है और बीपी और शुगर रहेगा तो सबसे पहले बीपी और शुगर का इलाज करेगा, ऑपरेशन होते रहेगा। तो विश्लेषण किया, तोड़ा, उसको वापस जोड़ के जिस दिन वो ऑपरेशन कर देगा वो क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्योमेट्री में किया जाता है। अनुकरण विधि, ठीक है, अनुकरण, इमिटेशन होगा ना, लिमिटेशन नहीं होगा। इमिटेशन मेथड, इसमें क्या होता है? देख के सीखा जाता है। अनुकरण फॉलो करना, ठीक है। और व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि मतलब बच्चा है जीरो, है ना, और टीचर आएगा और बोल के चले जाएगा। ये टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये बहुत नकारात्मक विधि मानी जाती है। किसको? व्याख्यान विधि को। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक प्रमुख होता है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। मैं व्याख्यान विधि का ही प्रयोग कर रहा हूं भाई, यहां मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक विधि, जब एक अध्यापक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग करता है तो इस विधि को प्राकृतिक विधि कहते हैं। अगर मेरे को आपको कोई भाषा सिखानी है तो मैं कैसे सिखाऊंगा? प्राकृतिक तौर पर, आपसे उस भाषा में बात करके, और कोई इलाज नहीं है। और वही मैं व्याकरण और वो सबसे सिखाऊंगा तो क्या होगा? भाषा का अधिगम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं नियम कानून से सिखा रहा हूं। जब अध्यापक भाषा का अभ्यास कराने के लिए, अब आप क्या करते हो? आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने जाते हो तो शुरू में आपको व्याकरण व्याकरण पढ़ा देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं? तब तक नहीं सीखोगे जब तक खुद से बोलोगे नहीं। तो वही क्या है? प्राकृतिक विधि है भाषा सीखने की। क्या? बोलकर सीखना, है ना। चंकिंग मेथड, खंडीकरण, इसमें बच्चों को
कॉन्सेप्ट को टुकड़ों में समझाया जैसा है ना। बड़ी बड़ी चीजों को याद कराने के लिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। ठीक है। अब मान लो मेरा मोबाइल नंबर जो है उसको क्या करूंगा मैं, दो दो तीन तीन अंक का पेयर बना के, है ना, याद करूंगा। अब जैसे मेरे 11वीं का रोल नंबर है, मैंने कैसे याद किया, 10वीं का रोल नंबर है कैसे याद किया है, 11 11 32 38 37 हो गया, 11 32 38। अब वही 11 1 3 2, फिर 3 8 3 7। माइंड को कितना जोर देना पड़ रहा है एक एक चीज के लिए, है ना। 12वीं का रोल नंबर है 13 50 66 49। अब मैं बोलूंगा 1350, फिर और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ, है ना। तो मोबाइल नंबर है 9933888913। अब उसी को मैं अलग अलग बोलूंगा 99933388। तो कठिन हो गया ना। तो इसीलिए क्या करता है दिमाग भी ना, सेट बनाता है चीजों का। दिमाग भी क्या करता है, चीजों का सेट बनाता है ना। अगर मैं बोल रहा हूं एक, सिंगल एक बोल रहा हूं तो भी एक को याद रखना पड़ रहा है। अगर इसी की जगह मैं बोलता हूं 13 तो भी 13 को याद करना पड़ रहा है। दोनों मेरे लिए क्या है, एक अंक है ना। इसमें केवल एक डिजिट हो रहा है और इसमें दो डिजिट हो रहा है। ठीक है। तो सीधा सीधा उतने ही स्पेस में, उतने ही मेहनत पे मेरे को डबल लाभ हो रहा है। तो मैं यहां पे कितने अंक याद किया हूं, 4 अंक 11 32 38 37। और ऐसे मेरे को तोड़ूंगा नहीं तो कितने अंक, 8 अंक। ठीक है। किसी को मोबाइल नंबर पूछोगे तो क्या बोलेंगे, 7 1 में 12 598, है ना। अब 7 1 मतलब 98271 कंपलसरी है, 12 598, सीधी सी बात है। 3 अक्षर में क्या हुआ, पूरा मोबाइल नंबर याद हो गया। आप तोड़े है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो क्या पूरा अनुच्छेद एक ही साथ याद कर लेते हो क्या, है ना। मौलिक अधिकार के अलग, राष्ट्रपति के अलग, राज्यपाल के अलग, तोड़ तोड़ के याद करते हैं। तो वही है आपका क्या, चंकिंग, खंडित खंडन मेथड। ठीक है। ये हो गया शिक्षण विधि, समझ में आ गया। समस्या समाधान विधि पहला, फिर आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, है ना, विश्लेषण विधि। ये बड़ा कैसे होगा, ठीक है। विश्लेषण संश्लेषण ये हो गया। इसमें बाकी सब पढ़ लिए। चलिए एनईपी 2020 एक बार और देख लेते हैं, है ना। कुछ अच्छा इसमें, एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चेयरमैन कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। इस समिति ने 2019 में क्या किया, अपना मसौदा तैयार किया। मसौदा मतलब पूरा मसाला तैयार करके डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डीआरडीओ पता है क्या होता है, डीआरडीओ के बारे में नहीं पढ़े हो भाई। मिसाइल वाले तो इसरो है, मिसाइल वाले तो इसरो है, डीआरडीओ वाले भी हैं, इसरो वाले भी हैं। अभी मैं डीआरडीओ पूछ रहा हूँ, जो भारत सरकार के लिए हथियार बनाता है ना। हाँ, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, हाँ, ठीक है, डीआरडीओ। और इसरो वाले कौन होते हैं, मिसाइल वाले जो रॉकेट ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, बंद करना है? हाँ, ठीक है। ये दोनों के बारे में पढ़ना,
डीआरडीओ अपने लिए क्या बनाता है? हथियार बनाता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है, केवल हथियार ही नहीं बनाता है, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी बनाता है, नकली हाथ पैर, है ना, पेस मेकर। जहां भारत सरकार फंसी और कुछ नया बनाना है तो डीआरडीओ में, और डीआरडीओ में नौकरी लगना, साइंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, डीआरडीओ वाले पूरा हथियार बनाते हैं, एक से एक हथियार बनाते हैं उन लोग, है ना। उरी पिक्चर देखे हो ना? उरी पिक्चर देखे हो कि नहीं जी? उसमें जो उड़ने वाला चील वाला ड्रोन रहता है, कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। बैल हो तुम लोग सब, तुमको। चलिए, इसरो, इसरो क्या काम करता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, कौन है अभी इसरो के? एस सोमनाथ है। इसरो अभी क्या लॉन्च किया? चंद्रयान 3। 3 की 2? 3। हाँ, आदित्य L1 कहाँ गया है? सूर्य के पास गया है। चंद्रयान कहाँ गया है? चंदा पे गया है, दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है ना। कैसे? सॉफ्ट लैंडिंग किया है, नहीं तो उसको क्या करता था, वो बड़े से गुब्बारे में बंद होके गिरता था। अभी कैसे उतरा है? धीरे से उतरा है। ठीक है, चलिए, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसने 2019 में अपना रिपोर्ट दिया। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा भी, हाँ, पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसी को अभी क्या बदल दिया गया है? एजुकेशन। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है? वो तो इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्स होता है, हिंदी में मानव संसाधन होता है। मतलब क्या होता है? आप लोग हो संसाधन? शिवरात्रि के भांग का नशा उतरा नहीं है भैया। मानव को संसाधन के रूप में बनाना, जिससे क्या करे, वो देश के विकास में क्या बने? संसाधन बने, भागीदार बने। उसी को बोलते हैं मानव संसाधन। मानव को एक संसाधन के रूप में, मानव के लिए संसाधन नहीं जी, मानव को स्वयं संसाधन बनाना। इसीलिए तो आपको पढ़ाया लिखाया जाता है, ताकि आप देश के विकास में भागीदार बन सको। ठीक है, आपको संसाधन के रूप में उपयोग करना। पहले मैं अपने क्लास में बोलता था, हम लोग साथ मिलके पढ़ेंगे, हम सब क्या है, एक मानव संसाधन है, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। साइंस वाले नॉन साइंस वाले की करना, मैथ्स वाले नॉन मैथ्स वाले की करेंगे, और बाकी जो है वो आप लोग की करेंगे। तो आपको क्या करना है? एक संसाधन के रूप में आपको अपनी उपयोगिता बढ़ानी है। और उपयोगिता कैसे बढ़ेगी जी? पढ़ लिख के बढ़ेगी। अनपढ़ रहोगे तो उपयोगी हो क्या? है? दो टाइप का कागज होता है, एक जिसमें गलत लिखा हुआ है और एक जिसमें नहीं लिखा हुआ है। ये दोनों कागज का क्या बन जाता है पता है? हवाई जहाज। काम कौन सा कागज आता है? जिसमें सही लिखा हुआ है। लिखा तो गलत लिखा वाले में भी था। तो भैया आपको वही सही लिखा हुआ कागज बनना है, नहीं तो सरकार ऐसे मोड़ेगी और उड़ा के फेंक देगी। कभी नोटिस किए हैं? या तो गलत लिखे हुए कागज यूज में नहीं आते, या बिना लिखे हुए कागज यूज में नहीं आते। यूज में आएंगे केवल सही लिखे हुए कागज। ठीक है, चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? हाँ, वर्ष 2003 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पहले 1 साल का बीएड था, अभी 2 साल का हो गया, अभी 2 साल भी खत्म हो जाएगा। आपको 12th के बाद क्या बीए बीएड बीएससी बीएड चल ही रहा है, अभी चल रहा है ना। बीए बीएड बीएससी बीएड चल रहा है कि नहीं जी? जिसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों हो जाता है। वैसे आप ग्रेजुएशन करोगे और बीएड करोगे तो कितना समय लगता है?
5 साल, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड, ऐसे में कितना लगेगा? 4 साल, 1 साल बचेगा। ठीक है, बाकी आपका देखेंगे इसको कल। समझ आया आज का? ठीक।